हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो से मैं शुरू करने वाला हूँ स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के बुक का सीरीज। मेनली मैं आपको पूरे बुक की समरी को बताऊंगा, सारी चीजों को ईयर वाइज पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों, जिससे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मदद मिले। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट वन से, दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो क्या होता है दोस्तों, रोमन एम्पायर जो था बहुत लंबे समय के लिए इन्फ्लुएंस में रहा था यूरोप के सर्दन इलाके में, जिसमें कौन कौन सा इलाका आ जाता था दोस्तों, दैट इज यूरेशिया। और एशिया के बाउंड्रीज में जो इलाका पड़ता था वो भी आ जाता था, और नॉर्थ अफ्रीका वाला इलाका आ जाता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे रेड लाइन से मार्किंग किया है, ये जो पूरा इलाका है ये रोमन एम्पायर के अंडर ही आ जाता था। 7th सेंचुरी के पहले इजिप्ट पर रोमन का राज हुआ करता था। जो रोमन एम्पायर आप देख सकते हैं, ये 7th सेंचुरी के पहले इस पूरे इजिप्ट पर भी रोमन एम्पायर का राज हुआ करता था दोस्तों। लेकिन 7th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, जब रोमन एम्पायर ने सोचा कि अब वो अपने एम्पायर को और भी ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, ओके। तो जब क्या होता था कि वो सोचे कि बहुत दिनों से तो एक ही इलाके में है, तो चलो भाई अब इसे एक्सपेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों आप क्या होता है कि जो अरब है उसका हमेशा से ही नजर रहता है इस इजिप्ट के ऊपर, ओके दोस्तों। तो 7th सेंचुरी के बाद जब रोमन एम्पायर ने सोचा कि अब वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के चक्कर में क्या हुआ, अरब ने पीछे से अटैक कर दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इजिप्ट पे वो लोग कब्जा पा गए। अरब जो था वो अब इजिप्ट पे कब्जा पा लिया। उस वक्त क्या होता था दोस्तों कि जो इस्लाम धर्म था उनका नया नया जन्म हुआ था, और मुस्लिम चाहते थे कि वो अपने धर्म को और भी बढ़ाए। तो हम कह सकते हैं कि ये आगे जाकर कहीं ना कहीं मुस्लिम और क्रिश्चियन रिलीजन का कंडीशन बनने वाला है दोस्तों, ओके। तो अब क्या होता था कि जो इजिप्ट के पास जो रेड सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेड सी है, ओके। इजिप्ट के पास जो रेड सी है दोस्तों, वो एक रास्ता था सामान को ट्रांसपोर्ट करने का, ओके। रेड सी से क्या होता था, शिप इंडिया जाकर ट्रेड किया करते थे। आप देख सकते हैं, ये जो रेड सी है, यहाँ से शिप क्या हो जाते थे इंडिया, ये इंडिया है दोस्तों। इंडिया जाकर ये ट्रेड किया करते थे। और और हम कह सकते हैं दोस्तों, जिसका इजिप्ट पे कंट्रोल है वही रेड सी को कंट्रोल कर सकता है। तो पहले क्या होता था कि रोमन एम्पायर का इजिप्ट पे कंट्रोल था, तो वो रेड सी के थ्रू ट्रेड किया करते थे। अब क्या हो गया दोस्तों, अब अरब के पास ये कंट्रोल आ गया, तो अब वो इजीली यहाँ से ट्रेड कर सकते थे। अब क्या हुआ कि जब यूरोपियन के हाथों से इजिप्ट चला गया, तो रेड सी के थ्रू जो इंडिया जाने वाली जो सुविधा थी वो भी चली गई। यूरोप में इंडिया के बहुत सारे सामान बिका करते थे दोस्तों, जैसे कि स्पाइसेस, सिल्क, प्रीसियस स्टोन बिका करते थे। और इंडोनेशिया से जो भी ट्रेड होता था वो भी रेड सी के थ्रू ही होता था। ये सारी ट्रेड अब यूरोपियन के लिए बंद हो गई थी। अब इजिप्ट, तुर्की, स्वेज के इलाकों में अरब की ताकत बढ़ते जा रही थी दोस्तों। अब जो लैंड रूट और सी रूट है इंडिया तक पहुंचने की, अब वो अरब के कंट्रोल में आ गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ से वो लोग तुर्की, अरब, ये लैंड के थ्रू भी इंडिया में आ सकते थे, और यहाँ से सी रूट, जो रेड सी का रूट है, यहाँ से भी इंडिया में जा सकते थे। अब यूरोपियंस को इंडियन के अब सॉरी दोस्तों, अब यूरोपियंस को इंडियन के सामान को अरब के थ्रू ही खरीदना पड़ता था। अब क्या होता था, अरब यूरोपियंस को 10 गुना ज्यादा दाम पर सामान बेचते थे। तो जैसा ही आप देख सकते हैं कि आप सामान बेचते बेचते 10 गुना ज्यादा दाम पे सामान बेचते थे, तो अब उनके पास पैसा ही पैसा होने लगा। अब यूरोपियंस चाहते थे कि किसी भी तरह इंडिया से डायरेक्ट कनेक्शन बनाया जाए, और बीच में जो अरब है उनको यहाँ से अब हटाया जाए, ओके दोस्तों। अब क्या हुआ कि 15th सेंचुरी में यूरोप में रेनेसा की भावना आने लगी। रेनेसा मतलब होता है दोस्तों मॉडर्निटी, ओके। जब अब क्या होने लगा कि यूरोप में उस वक्त जो शिप बिल्डिंग का काम तेजी से बढ़ने लगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं शिप बिल्डिंग का काम तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में भी वो लोग बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे दोस्तों, जिससे उनका क्या हो रहा था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी था वो भी अच्छा खासा हो गया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो सोचने लगे, ठीक है, कि किस तरह वो शिप की मदद से
ऐसा कोई सी रूट खोज निकाले जो उन्हें डायरेक्ट ईस्ट की कंट्रीज जैसे कि इंडिया से कनेक्ट कर दे, तो वो काफी पैसा कमा सकते थे। ठीक है, तो ऐसा अगर इंडिया से किसी तरह कनेक्ट हो जाए दोस्तों, तो इससे वो जो 10 गुना पैसा वो अरब को देते थे, अब उनको उनसे खरीदना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली जाके ट्रेड कर सकते थे, तो उनसे उनको काफी पैसा कमा सकते थे दोस्तों वहां से। और शिप बिल्डिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी यूरोप तेजी से आगे बढ़ रहा था दोस्तों। ओके, अब यूरोप के सारे कंट्रीज, एक बार क्या हुआ कि यूरोप के सारे कंट्रीज मिलकर पुर्तगाल और स्पेन को ये कह रही थी कि वो उन्हें सिप भी देंगे, टेक्निकल नॉलेज भी देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिप भी देंगे, वो टेक्निकल नॉलेज भी देंगे, लेबर भी देंगे, पैसे भी देंगे, लेकिन किसी भी तरीके से ईस्टर्न कंट्री जाने का उनके लिए रास्ता ढूंढ देना होगा उन्हें। तो ये सारा जो भार था वो उन्होंने पुर्तगाल और स्पेन को दे दिया था। अब पुर्तगाल और स्पेन ने अरब के ट्रेड को रोकने और साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी को फैलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लिया था। पुर्तगाल के एक राजकुमार हुआ करते थे दोस्तों, जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। इनको द नेविगेटर भी कहा जाता था। ये चाहते थे ये चाहते थे कि अरब का जहां जहां भी कब्जा है, ठीक है दोस्तों, उस अ, उस चीज को, उस जो राज को वो ये खत्म करना चाहते थे। ओके दोस्तों, और यूरोप का जो दबदबा था ईस्टर्न कंट्री में, ठीक है, वो फिर से बढ़ाना चाहते थे। पहले जो वो ट्रेड किया करते थे ईस्टर्न कंट्री में, वो फिर से वो वापस पाना चाहते थे। अब क्या, जो पोप निकोलस फाइव थे, उन्होंने प्रिंस हेनरी को एक बुल भी दिया था, आप स्पेक्ट्रम के बुक में इसे बुल लिखा गया है, तो आप इसे एज ए अधिकार भी बोल सकते हैं कि कि वो एक तरीका ढूंढे जिससे इस्लामिक इन्फ्लुएंस को किसी तरह से कम किया जाए। और प्रिंस हेनरी ने क्या किया, एक सी रूट सोचा जो अटलांटिक ओशन से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया जाकर पहुंचती है। देखिए, ये जो आप रेड लाइन में आप ये रूट देख रहे हैं, ठीक है, अब ये जो रूट सोचा था ये प्रिंस हेनरी ने ही सोचा था। ओके, मगर अफसोस ये हुआ कि उनका प्लान अप्लाई होने से पहले ही उनका डेथ हो गया। ठीक है, उनका डेथ कब हुआ दोस्तों? 30 नवंबर 1460 को। ओके दोस्तों, अब क्या हुआ कि अ, जो 1487 में क्या हुआ, बार्थोलोम्यू डियाज, ओके, वो प्रिंस हेनरी के कहे मुताबिक रूप से उन्होंने अपना एक्सपेडिशन शुरू किया एक शिप को लेकर। और वो ठीक उसी तरह उसी रूट से चलते गए दोस्तों, और पहुंचा केप ऑफ गुड होप तक वो पहुंच गए, लेकिन वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाए थे। ओके, उन्होंने आकर कहा कि मैंने जो है इंडिया जाने की, ईस्टर्न कंट्रीज जाने की जो रूट है मैंने वो ढूंढ निकाला है। तो दोस्तों अब क्या होता है कि 7 जून 1494 में, ठीक है, ट्रीटी साइन होती है जिसको कहा जाता है टोडरसिलस। ओके, इस ट्रीटी में क्या होता है दोस्तों, जो अटलांटिक ओशन है, ठीक है, उस पर एक इमेजिनरी लाइन खींच दी जाती है और कह दिया जाता है ईस्ट में जो भी एक्सप्लोरेशन होगा वो पुर्तगाल करेगा, और वेस्ट में जो भी एक्सप्लोरेशन होगा वो स्पेन करेगा। ओके दोस्तों, तो इसके कहे मुताबिक क्या होता है, 1497 में, ओके दोस्तों, 1497 में वास्को ड गामा क्या करते हैं कि एक शिप को लेकर वो निकल चलते हैं, ठीक है, उसी रूट से जो वास्को ड गामा ने बताया था, सॉरी, जो बार्थोलोमेव डियाज ने उनको जो रूट सजेस्ट किया था, उसी रूट को पकड़ते हुए चलते हैं। उनका जो इसमें हेल्प करता है तो वो एक गुजराती मर्चेंट रहते हैं, जिनका नाम रहता है अब्दुल माजिद। ठीक है दोस्तों, ये इनकी मदद से क्या करते हैं कि 1497 में अपना शिप लेके निकलते हैं, बढ़ते हैं ईस्टर्न कंट्रीज के तरफ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट रूट से होते हुए वो 1498 में पहुंचते हैं इंडिया के कालीकट में। ओके दोस्तों, इस जगह पे वो पहुंचते हैं, और कालीकट में उस वक्त
एक हिंदू राजा रहते हैं जिनका नाम रहता है जमूरी। ओके दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कालीकट के उस वक्त के किंग रहते हैं जिनका नाम रहता है जमूरी। अब क्या होता है दोस्तों कि वो जमूरी के दरबार में पूरे 2 साल तक रहते हैं दोस्तों। और 2 साल के बाद वो 3 कार्गो शिप वहां से लेके निकलते हैं, मतलब बहुत सारा सामान इंडिया से खरीदते हैं दोस्तों। और खरीद के अपने फिर यूरोपियन मार्केट में आते हैं और उनको वो पूरे 600 गुना ज्यादा दाम पे बेचते हैं दोस्तों। ठीक है जिन, और ये चीज को देख के जितने भी वहाँ के दूसरे व्यापारी हैं, ठीक है, इस चीज को देखे कि वास्को डे गामा वहां से कम दाम में सामान लेकर आके यहाँ पे इतना ज्यादा प्रॉफिट में बेच रहे हैं। इन चीज को देख के यूरोपियन के जो बाकी और भी जो व्यापारी थे उनका भी मन लबलबा उठा है दोस्तों। और वो भी सोचते हैं क्यों ना हम भी डायरेक्ट इंडिया जाकर वहां से सामान लेकर आकर हमारे यहाँ पे हमारे यूरोपियन मार्केट में हम लोग यहाँ पे बेचे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से ये ट्रेडिंग करते हुए अब पुर्तगालियों ने इंडिया पे रूलिंग करना शुरू किया दोस्तों। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।